नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं तो आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको बड़े जोर शोर से मना रही है। पहले हम वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। वंदे मातरम है क्या? वंदे आपने सुना होगा। वंदे का मतलब होता है शीश झुकाना या वंदना करना, स्तुति करना, और मातरम का मतलब होता है माँ और माँ से जुड़ी हुई सारी चीजें। जैसे हम अब पृथ्वी को माता मानते हैं, तो को पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो वंदे मातरम में, यदि आप वंदे मातरम का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वंदे मातरम में प्रकृति की समस्त स्रोतों को नमन किया गया है। ये जो शब्द वंदे लिया गया है, एक्चुअल में ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें श्लोक कि ये चौथी पंक्ति से लिया गया है और चौथी पंक्ति में लिखा है देवा वंदे मनुष्या। मतलब कि ये जो वंदे शब्द पहली बार वेद में, ऋग्वेद में इसका इस्तेमाल हुआ है। इस वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत बना है भारत का, इसकी जो रचना है वो आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उन्होंने उनका एक उपन्यास था आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ में के एक जगह पर इसका उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम उन्होंने उसमें लिखा है और ये 7 नवंबर 1875 को, यानी आज से लगभग, मतलब 7 नवंबर 1875, आज 7 नवंबर है, 7 नवंबर 2025 है, 7 नवंबर 1875 को इसका प्रकाशन हुआ था। और इस रचना का जो उन्होंने जब इसको बनाई तो ये बांग्ला और संस्कृत भाषा में बनाई हुई थी, लेकिन कालांतर में चलकर इसको केवल संस्कृत में ही रखा गया और बांग्ला से इसको हलाक किया गया। और बांग्ला, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी, जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रीय गान है, तो ये दो चीजें हो गई। वैसे तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा जो है इसे कैसे मिला, इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअल में ये कांग्रेस का अधिवेशन था एक, और वो कौन सा अधिवेशन था? वो था कोलकाता का अधिवेशन। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया था और इसकी अध्यक्षता उस समय मुस्लिम नेता रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी। और उस समय ये गीत पूरे सभागार में जो है वो इस तरीके से गाया गया था कि सब में राष्ट्र भावना का संचार हो गया था। और फिर बाद में चल के इसे तमिल कवि जो है सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल में गाया। फिर पंतलू ने तेलुगु में इसे रूपांतरित किया। ये वंदे मातरम की एक छोटी सी स्टोरी, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई कि वंदे मातरम कैसे भारत में आया। अभी राष्ट्रगीत कैसे बना, तो राष्ट्रगीत जो है वो एक्चुअल में महात्मा गांधी ने ओपिनियन करके एक पत्रिका थी, उसमें एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई वंदे मातरम जो है वो एक राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला गीत है और इसे भारत का राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। तो चूंकि महात्मा गांधी ने कहा, तो महात्मा गांधी ने तो खैर इसको राष्ट्रगान बनाने के लिए बोला था, लेकिन बाद में चल के चूंकि कुछ मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, तो उस मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से इसको कालांतर में चल के राष्ट्रीय गान से हटा के राष्ट्रीय गीत कर दिया गया था। और राष्ट्रीय गीत हुआ था ये 1950 में। 1937 में कांग्रेस की एक समिति गठित हुई थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने ये कहा कि भाई कुछ मुसलमानों को यदि आपत्ति है तो इसे हम राष्ट्रीय गान की बजाय हम राष्ट्रीय गीत को स्वीकार करेंगे। तो जो मुसलमान इसका विरोध करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस राष्ट्रगीत को भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस राष्ट्रीय गीत को भारत को एकता में पिरोने वाला राष्ट्रगीत बताया था। उन्होंने कहा था कि ये गीत भारत के किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीयता के लिए है। हालांकि मुस्लिमों का अपना जो भी मत हो,
उनका। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो भी मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे। उनकी अध्यक्षता में वो अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में भी उन्होंने कहा था कि ये ऐसे गीत भारत में राष्ट्रीयता जगाते हैं। चूंकि वो भारत स्वतंत्रता वाला दौर था, और उस समय कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा कोई सेंटिमेंट था नहीं उस समय लोगों में, तो ना तो मुसलमानों को वंदे मातरम से कोई समस्या थी, और हिंदुओं को तो कोई समस्या होनी नहीं थी। कालांतर में चल के इसमें विरोध हुआ। हालांकि वो विरोध भारत की आजादी के बाद इतना नहीं रहा जितना मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। 2014 के बाद मुसलमानों में एक सेंटीमेंट जागा कि नहीं, वंदे मातरम जो है वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि 1947 के पहले ये सेंटीमेंट नहीं था उनका। और अच्छा, एक चीज और बता दूं कि वंदे मातरम को क्रांतिकारी नारा भी बोला जाता है, क्योंकि इसका पहला जो उपयोग है वो खुदीराम बोस ने किया था। खुदीराम बोस को आप जानते होंगे कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, और वो एक बहुत ही युवा क्रांतिकारी थे। और उन्होंने जिस समय उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने पहली बार वंदे मातरम बोला था, और वंदे मातरम बोलते बोलते और हंसते हंसते फांसी पर वो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ये तो वंदे मातरम की कहानी हो गई। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि वंदे मातरम, एक्चुअल में वंदे मातरम जो है वो 1948 से 1950 तक इस पे चर्चा चली कि इसको राष्ट्रगीत बनाए या राष्ट्रगान बनाए। फिर बाद में जाके फिर 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा, और जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान होगा। ये तो रही वंदे मातरम की बात। अब हम आते हैं इस चर्चा पर कि ये वंदे मातरम के जो 150 साल बाद इसका इतना सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। मतलब मोदी जी को इसकी इतनी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसकी इतनी याद क्यों आई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और एक्चुअल में ये चर्चा का भी विषय है। तो मैं आपको सीधा इसको कोरिलेट करूंगा कि आपको यदि किसी भी चुनाव की रणनीति या भारत में ये पकड़ना है आपको कि भारत के लोगों का की नब्ज पकड़नी है, तो यदि कोई वो समझ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी के जो दो दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमें किस सेंटिमेंट को छूना है, जिससे कि वहाँ की पब्लिक, उस जगह की पब्लिक जो है उसका मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या कहना चाहिए उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाए, पब्लिक का झुकाव हो जाए। अब आप जानते हैं कि वंदे मातरम का जो पूरा इतिहास है, मैंने आपको बताया, वो बंगाल से ही शुरू हुआ है। बंगाल में ही इसकी रचना हुई। बंगाल के अधिवेशन में ही सबसे पहली बार इसको अंगीकार किया गया, और बंगाल के ही कवियों ने इसे गाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किस सेंटिमेंट को छुआ है, क्योंकि अब चुनाव है अगले साल पश्चिम बंगाल में। और मैं आपको दावे के साथ ही, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 150वें वर्ष वाला जो वंदे मातरम का जो सेलिब्रेशन है, ये जो कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को अच्छी खासी तगड़ी टक्कर देने के लिए बनाया है, और ये देगा भी, ये मेरा मानना है। और यदि केवल इसी वंदे मातरम की वजह से सत्ता पलट हो जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई इसमें कोई ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं रणनीति की बात कर रहा था, तो रणनीति यदि आपको समझनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आप कुछ दिन पहले ही अभी बिहार में इलेक्शन है, कुछ दिन पहले बिहार इलेक्शन के पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने का मतलब था कि बिहार के लोगों का सेंटिमेंट पकड़ना, और ये उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा।
इसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, तो जो जाट नेता थे वहां के जैन चौधरी, उनका मन बदल गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का दामन थाम लिया और अब वो एनडीए में हैं। और जबकि वो एक समय एनडीए के प्रखर विरोधी हुआ करते थे, उनके पिताजी जो है वो प्रखर विरोधी थे, पर आज के समय में जयंत चौधरी जो है वो एनडीए के घटक दल हैं और अच्छा खासा जाट जो सपोर्ट है वो लेके आते हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम से। और आप देख ही सकते हैं लोकसभा में उन्होंने क्या कमाल करा, और अब तो वो मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके पहले भी यदि आप 2014 से लेकर 2025 तक की चुनावी रणनीति यदि भारतीय जनता पार्टी की देखें तो मैं आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी रणनीति न केवल अभी के चुनाव के लिए होती है बल्कि वो दूरगामी होती है और वो उस पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। और उनका एक एक कार्यकर्ता उनके जो भी उनका लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए वो जुट जाते हैं। ये चीज विपक्षी दलों में मिसिंग है। ना तो विपक्षी दल जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट को पकड़ पाते, न समझ पाते, न वो लोगों की संवेदनाओं को समझ पाते कि यार इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, विपक्ष से तो बहुत आगे, अभी तो कोसों दूर आ गए हैं। विपक्ष में यदि मान लो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मानी जाए तो कांग्रेस ने हालांकि 2024 में काफी रिकवरी की, पर फिर भी सत्ता से बहुत दूर है और आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये चर्चा का विषय था, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, बात करें और आपकी राय जानें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये वंदे मातरम के जो 150 साल हैं, तो ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की कहाँ तक काम आएगी, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और ये भी बताएं कि जो हमने कहा है कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो होगा कि नहीं होगा, आपकी राय जरूर। धन्यवाद।